नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आजकल हमारी सीरीज चल रही है मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के बारे में। सेकेंड ट्राइमेस्टर या लेट मिसकैरेजेस हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट कारण होते हैं। पिछली बार हमने बात की थी यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ की। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल कंडीशन की जिसको हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, APS, जो कि एक बड़ा या मुख्य कारण हो सकता है मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस का। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है? ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि जो अपने बॉडी का टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो उनके अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट काम करने लगती हैं, और इस तरह से जो भ्रूण है उसको प्रॉपर ग्रोथ न्यूट्रिशन नहीं हो पाता और वो जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अबॉर्शन हो जाता है या स्टिल बर्थ हो जाती है या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। किस तरह से हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए ये जो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ हैं, ये 3 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं जिनको कि हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड में। और जब भी कब सस्पेक्ट करेंगे कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम की संभावना है कि अगर बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, मान लीजिए 3 बार अबॉर्शंस हो गया या उसके ज़्यादा हो गया, या फिर जो अबॉर्शंस हो रहे हैं वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, 10-12 हफ्ते पे हो रहे हैं, या फिर अबॉर्शंस जो हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि पहले पेशेंट में हिस्ट्री रही है ऐसी कि उसको कभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, कभी स्ट्रोक हो गया यंग एज में, तो ऐसे केसेस में भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री हो थ्रोम्बोसिस की या इस तरह की, तो उनको भी हम ये सस्पेक्ट करते हैं। जिन केसेस में स्टिल बर्थ की हिस्ट्री हो पहले, उनमें भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये सिंड्रोम ये हो। उसके लिए फिर हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बाय ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में 3 तरह की हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं। एक होती है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, और एक तीसरा होता है बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1। इनमें तीनों को एक बार टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर 12 हफ्ते के बाद हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, और अगर फिर भी वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम डायग्नोसिस को कंफर्म मानते हैं कि ये ऐसा है। अब हमें ये जानना है कि ऐसा इसकी वजह से क्यों होता है। जब ये एंटीबॉडीज़ रहती हैं बॉडी में, तो ये जो डिफरेंट हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, उनमें क्लॉट्स पैदा करती हैं, और जो प्लेसेंटा है, माँ से प्लेसेंटा को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो बहुत पतली पतली छोटी छोटी वेसल्स से के थ्रू ही मिलता है। और अगर ये पतली पतली छोटी छोटी वेसल्स जो हैं इनके अंदर क्लॉट्स बन जाए, थ्रोम्बस बन जाए, तो प्लेसेंटा को माँ से पोषण, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और जब वो नहीं मिल पाता तो बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। तो ये तो उसका मुख्य कारण है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, डायग्नोसिस करेंगे, मालूम करेंगे यही कारण है। कुछ तो कंसेप्शन से पहले ही हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड है वो देते हैं, और साथ में लो डोज हेपरिन है वो पहले से ही शुरू कर देते हैं 3 महीने पहले से कंसेप्शन के। और फिर एक बार जब कंसेप्शन हो जाता है तो अलॉन्ग विद लो डोज एस्पिरिन 75 मिलीग्राम करीब देते हैं हर रोज़। उसके साथ ही साथ एक लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन ये देना पड़ता है, इंजेक्शंस फॉर्म में आता है। ये थोड़ा सा मुश्किल ट्रीटमेंट रहता है। इसमें सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाते हैं, और ये इंजेक्शन हर रोज़ लगता है। एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में तो लगता ही लगता है। उसके बाद फिर ज़रूरत लगती है तो फिर आगे भी देते हैं, और ज़रूरत नहीं लगती तो नहीं देते, पर फर्स्ट 3 मंथ्स में तो डेफिनेटली लगता है। किसी किसी केस में तो हमें ऑल थ्रू प्रेगनेंसी देना पड़ता है, या एटलीस्ट उस टाइम तक तो देते ही हैं जिस टाइम पे पहले के अबॉर्शंस हो चुके हैं। ये महंगा भी आता है इंजेक्शन, हर रोज़ इंजेक्शन लेना पेनफुल भी है, डिफ़िकल्ट भी है, पर ये बहुत मिरेक्युलसली हेल्प करता है इन सच केसेस जहाँ पे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इज़ द मेन कॉज फॉर द रिपीटेड अबॉर्शंस, और बहुत ही अच्छे
रिजल्ट्स मिलते हैं अपने आप को। ये कंडीशन कम है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हर एक पेशेंट में ये कंडीशन आती है बहुत, मिलती बहुत कम केसेस में है, लेकिन इसको पहचानना सही समय पे और सही इलाज करना, जो कि अक्सर जो डॉक्टर्स भी हैं वो उसको नहीं ठीक से पकड़ पाते और इलाज नहीं हो पाता, और एक बार वो ठीक पकड़ में आ जाए तो जो पेशेंट्स बेचारे बहुत परेशान होते रहते हैं 4-4, 5-5, 6-6 अबॉर्शंस के बाद, वो भी आराम से लेट प्रेगनेंसी तक पहुंच जाते हैं और डिलीवरी आराम से हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है, कम होती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको रिपीटेड मिसकैरेजेस या रिपीटेड अबॉर्शंस होते रहे। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।